बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक जो है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। तो इसमें ये डेरिवेशन है मैक्सवेल की जो इक्वेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज के हवाले से, तो उसको हम डिराइव करते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट तो हम ये डिस्कस करते हैं कि जितने भी मालिक्यूल्स हैं गैस के अंदर, हर मालिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है और उसकी डायरेक्शंस भी मुख्तलिफ होती हैं। फिर उसकी जो स्पीड है वो भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है, बार बार कोलाइजंस की वजह से वो भी कांस्टेंट नहीं रहती। तो इस वजह से फिर हमें एक मालिक्यूल की वेलोसिटी के बारे में हम कुछ बात भी नहीं कर सकते कि वो हर लम्हे चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी उसकी बदल रही है। तो उसका हाल हमने ये निकाला हुआ है कि एवरेज ऑफ द स्पीड्स की हम बात करते हैं पूरी गैस के मालिक्यूल्स की। तो इस वजह से अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी की बात भी हम इसलिए करने जा रहे हैं कि भाई एक मालिक्यूल जो है उसकी वेलोसिटी को स्टडी करना या उसको लेके चलना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से ऑन दी होल जो वेलोसिटीज है ना उसकी बात की जाए, रेंज ऑफ द वेलोसिटीज की बात की जाए। तो इस वजह से फिर ये मैक्सवेल की कंट्रीब्यूशन थी काफ़ी सारी इस इक्वेशन को ड्राइव करने में, कि जिसमें माली एक इंडिविजुअल मालिक्यूल के बजाय हम फ्रैक्शन ऑफ द मालिक्यूल्स को डील कर लेते हैं, जो मुख्तलिफ जो डिफरेंट वेलोसिटी की जो रेंजेस है उनके अंदर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने यही बताना है, उसको पहले पॉइंट हमारा यही होगा कि भाई इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को स्टडी करना उसके बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बार बार उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है कोलिजंस की वजह से। तो इस वजह से हम जो है ना उसकी इंडिविजुअल की बात नहीं कर सकते, हमें ऑन दी होल या एवरेज की बात करनी पड़ती है। तो मैक्सवेल ने इस हवाले से दो थ्योरीज, एक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल किया जो आगे इसका यूज आएगा, कि प्रोबेबिलिटी की बेस पे हम लेके चलते हैं इक्वेशन को और फिर आगे फाइनल हम अपनी इक्वेशन जो है ना वो ड्राइव कर लेते हैं। और दूसरा इसने लिया स्टेडी स्टेट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि एक खास जो वेलोसिटी है उसमें रहने वाले मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है वो कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। अब मॉलिक्यूल तो मूव कर रहे होते हैं, कम ज्यादा हो रहे होते हैं, तो अगर एक रेंज आप वेलोसिटी की डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर अगर 100 मॉलिक्यूल हैं तो वो 100 ही रहते हैं। अगर उसमें से को दो चार की वेलोसिटी ले उस बदल के उस रेंज से बाहर जाते हैं तो बाहर से भी दो चार इसके अंदर आ जाते हैं, और हम कहते हैं ओवरऑल वो जो रेंज है उसके अंदर रहने वाले मॉलिक्यूल की तादाद जो है वो कांस्टेंट रहती है। ये दो चीजें इसने ली थी, एक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को लिया और एक स्टेडी स्टेट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लिया। उसके बाद इसने अजम्पशन जो है इन्हीं इन्हीं थी स्टेडी स्टेट वाली बात को इसने अजम्पशन में काउंट किया। एक तो ये किया कि ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज जीरो से इन्फिनिटी तक, हर मालिक्यूल जितने भी मालिक्यूल उनके पास जीरो से इन्फिनिटी तक सारी वेलोसिटीज मौजूद है। दूसरा, गैस जो है वो स्टेडी स्टेट में जब होगी तो उसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो फिक्स रहते हैं, वो कम या ज्यादा नहीं होते। और तीसरा, डेफिनेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वेलोसिटीज बिटवीन डेफिनेट रेंजेस, जो आप रेंज फिक्स करें तो उसके अंदर रहने वाले मॉलिक्यूल की तादाद भी फिक्स रहती है। मूव करने से कोलिजन बार बार होने से कम ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल वो कांस्टेंट रहते हैं, फिक्स रहते हैं। अब इसमें पहले हम कहते हैं कि सपोज करें एक मॉलिक्यूल है गैस का जिसकी वेलोसिटी सी है, और सी वेलोसिटी के हमें पता है यू वी डब्ल्यू तीन कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसकी बेस पे हमारे पास इक्वेशन आ जाती है सी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस वी स्केयर प्लस डब्ल्यू स्केयर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो यू वी डब्ल्यू जो कंपोनेंट है ये इंडिपेंडेंट है ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से। ये इसकी कह लें कि अपना मैक्सवेल की अजम्पशन थी, तो उसने कहा जी कि यू वी डब्ल्यू जो हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, और होते भी वैसे नॉर्मली इंडिपेंडेंट ही हैं, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे होते हैं, जब मालिक्यूल्स बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, क्लोज होते हैं, तो फिर उनके कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं रहते,
क्योंकि वो फिर इंटरेक्शन उनका क्लोज होने की वजह से चल रहा होता है, तो उस इंटरेक्शन की वजह से फिर इंडिपेंडेंट नहीं रहते, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। तो बहरहाल यहाँ हम इस वक्त बात कर रहे हैं वेरी लो प्रेशर की, कि जिसमें मालिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत बहुत दूर हैं। तो एक बात हमने ये कहा कि यू वी डब्ल्यू जो कंपोनेंट है उनके वेलोसिटी का, यू वी डब्ल्यू से क्या मुराद है, ये हमने पीछे भी लेक्चर में बात की थी कि उस वेलोसिटी का जो अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट है उसे यू, और जो अलोंग वाई एक्सिस उसे वी, और जो अलोंग जेड एक्सिस है उसे डब्ल्यू कंपोनेंट का नाम दिया हुआ। तो यू वी डब्ल्यू तीन कंपोनेंट हैं और एक दूसरे से ये इंडिपेंडेंट है। अच्छा, अगर हम इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट द यू कंपोनेंट लाइज बिटवीन यू एंड यू प्लस डी यू, ये हम एक रेंज सेट कर रहे हैं, यू एंड यू प्लस डी यू की जो रेंज है उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहे हैं, यू के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं, उसमें वी या डब्ल्यू का रोल नहीं है। इसी तरह जो वी वाले हैं वो एफ वी, और इसी इसका फार्मूला भी है, इसी तरह हम बना लेते हैं एफ यू इंटू डी यू। इस तरह जो वी कंपोनेंट है वो एफ वी इंटू डी वी, और जो डब्ल्यू कंपोनेंट है वो एफ डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू, यानी उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है सिर्फ उसी यू या उसी वी या उसी डब्ल्यू कंपोनेंट पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं। तो अब जो प्रोबेबिलिटी है जिसको हम डब्ल्यू यू यू वी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी किस चीज की है कि मॉलिक्यूलर जो वेलोसिटी है वो यू एंड यू प्लस डी यू का जो आपने रेंज सेट की है इसके अंदर होंगे, या यू वी एंड वी प्लस डी वी, या डब्ल्यू एंड डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू की जो रेंज है इसके अंदर उन ये प्रोबेबिलिटी फॉर द थ्री कंपोनेंट ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, तो वो किसके बराबर आएगा उसको हम ये शो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, कि W इज इक्वल टू एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू डी यू डी वी डी डब्ल्यू, ये वही चीजें एफ यू डी यू जो ऊपर आपने दिया था उसी को उसने लिखा है, बस यू वी एफ वाले फंक्शन जो है उनको इकट्ठा कर दिया और डी यू डी वी और डी डब्ल्यू को इकट्ठा कर दिया। ठीक हो गए, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। नेक्स्ट हम कहते हैं कि सपोज करें कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं वो वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट से चेंज हुए हैं, लेकिन इस तरह चेंज हुए हैं कि ओवरऑल जो सी है वो कांस्टेंट ही रहता है। कंपोनेंट में वेरी वेरी स्मॉल चेंज है लेकिन ओवरऑल जो सी है वो कांस्टेंट ही रहता है। सी कांस्टेंट रहने का मतलब ये कि डेल्टा सी जो जीरो होगा, डेल्टा सी मतलब चेंज इन सी जो है वो जीरो के बराबर होगा। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी ये वाली, इसी की हम डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेटिव यानी चेंज लेते हैं उसका दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे। तो ये डेल्टा से मुराद चेंज, डेरिवेटिव उसका ले रहे हैं सी लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी। अच्छा, अब ये जो प्लस में जो क्वांटिटीज होती है ना हर एक का डेरिवेटिव सेपरेट हो जाता है, यानी ये डेल्टा यू स्केयर प्लस डेल्टा वी स्केयर प्लस डेल्टा डब्ल्यू स्केयर हर एक का सेपरेट हो जाएगा। अब जब डेरिवेटिव का फार्मूला लगाते हैं उसका क्या तरीकेकार होता है, एक जनरल एग्जांपल दी है कि पावर जो भी हो उसको नीचे लिख लिया जाता है और पावर में से एक माइनस कर देते हैं, और जिसकी पावर है जैसे यहाँ एक्स है उसका आगे डेरिवेटिव ले लिया जाता है। ठीक हो, तो डी एक्स स्केयर जो है वो इक्वल आ जाएगा 2x डी एक्स के। तो उसी तरह अब यहाँ पे 2c डेल्टा सी हो जाएगा, इस तरह डेल्टा यू स्केयर इस बरा उसी उसी पैटर्न पे 2u डेल्टा यू, इसी तरह v, इसी तरह w, तीनों का आ जाता है। अब हमने चूंकि डेल्टा सी तो का है वो जीरो है, वेलोसिटी तो c कांस्टेंट रह रही है और डेल्टा सी जीरो है, तो इस जीरो की वजह से ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा। इन सारों में से भी 2 कॉमन चला जाएगा, 2 उधर जाके जीरो पे डिवाइड होके खत्म हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास ये u डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा वी प्लस डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो के बराबर आ जाएगा। इस पूरी क्वेश्चन को हम एक आर्बिट्ररी फैक्टर, आर्बिट्ररी मतलब इलॉजिकल, जिसमें कोई खास लॉजिकल रीजन नहीं है, लेकिन हम उसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी क्वेश्चन को, तो x के साथ ये क्वेश्चन इस तरह बन जाती है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं। वैसे इसकी रीजन भी है x के साथ मल्टीप्लाई करने की, हमने आगे जाके कांस्टेंट वगैरह लेके आना है और फिर आगे उसको, तो उसके लिए हम जगह बना रहे हैं कि एक x रख लिया, बाद में इसी को हम आगे नेक्स्ट जो कांस्टेंट है उससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 होगी। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं जिसमें यू वी डब्ल्यू कंपोनेंट्स आ रहे थे, अच्छा अब वो मॉलिक्यूल्स की मोशन तो रैंडम है,
रैंडम मोशन का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो एफ यू के साथ है यू कंपोनेंट में, इस तरह जो वी में, इसी तरह डब्ल्यू में, तो वो हम कहते हैं वो तो सारे कांस्टेंट रहते हैं। मॉलिक्यूल की मोशंस रैंडम है, गैस के मॉलिक्यूल जो मौजूद हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। रैंडम का मोशन का मतलब कभी एक्स एक्सिस है, कभी वी वाई एक्सिस है, कभी जेड एक्सिस है, मूव कर रहे हैं। लेकिन वो कहता है वो रैंडम मोशन इस तरह है कि टोटल कंपोनेंट की तादाद जो है ना वो कांस्टेंट ही रहती है। यानी अगर एक्स एक्सिस पे जो मूव कंपोनेंट मूव कर रहे थे वो वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, तो उधर से वाई या जेड की तरफ से एक्स की तरफ भी शिफ्ट होके आए हैं, और इसकी तादाद में फर्क चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे हम ये अगला नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यही लिखते हैं कि भाई जो एफ यू है, एफ वी है या एफ डब्ल्यू है, वो क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहे हैं अलोंग एक्स कंपोनेंट। जो ये यू कंपोनेंट या वी कंपोनेंट या डब्ल्यू कंपोनेंट विल रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट के बराबर ही होते हैं। यानी एफ यू इंटू एफ वी इंटू एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। और कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेटिव लें दोनों तरफ, डेल्टा उस लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, तो कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, जैसे ये जीरो लिखा पड़ा है। और जो लेफ्ट साइड आपकी है वो डेल्टा के साथ रहेगी। अब तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं? दो का तो रूल आपके जहन में है कि उसमें क्या तरीकेकार होता है कि एक को वैसे लिख लिया जाता है दूसरे का डेरिवेटिव, और जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको वैसे लिख लें, और जिसका नहीं लिया था डेरिवेटिव उसका अब डेरिवेटिव ले लिया जाता है। ये रूल है, प्रोडक्ट रूल इसे बोला जाता है ना डेरिवेटिव की जुबान। तो उसी पैटर्न पे आप देखें तब यहाँ पे तीन क्वांटिटी, तो हम एक का लेंगे बाकी दो को कांस्टेंट रख लेंगे, फिर नेक्स्ट का ले लेंगे और उसके अलावा दो को कांस्टेंट, फिर तीसरे वाले का ले लेंगे और पहले दोनों को कांस्टेंट रख लेंगे। जैसे यहाँ एफ प्राइम यू का मतलब ये कि एफ यू का डेरिवेटिव लिया गया है, एफ वी डब्ल्यू कांस्टेंट है, रखे गए हैं। इसी तरह फिर एफ वी का ले लिया गया है, फिर एफ डब्ल्यू का डेरिवेटिव ले लिया गया। ये जो प्राइम है इससे मुराद डेरिवेटिव ही है, डेल्टा एफ यू यानी कह लें, जो उन्होंने उसको सिंबल जो है ना वो प्राइम के साथ भी दिया जाता है। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास जीरो के साथ जो है वो उसी इक्वेशन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी, जिसको फिर हम इस पूरी इक्वेशन को एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू से डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे तो जीरो है वो तो जीरो ही रहेगा, और लेफ्ट साइड पे हर एक प्लस के साथ ना तीन टर्म है, एक ये है डेल्टा यू, एक डेल्टा वी वाली, एक डेल्टा डब्ल्यू वाली, तो तीनों के वो अलग अलग डिवाइड होगा, एफ यू एफ वी और एफ डब्ल्यू। तो पहले वाले के नीचे एफ वी और डब्ल्यू कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एफ प्राइम यू और उसके नीचे एफ यू बचेगा। इसी तरह दूसरे वाले में एफ प्राइम बी और नीचे एफ बी बचेगा, तीसरे वाले में एफ प्राइम डब्ल्यू और नीचे एफ डब्ल्यू बचेगा इस फॉर्म में ना, तो ये जीरो के बराबर, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 3 जो पीछे हमने एक्स यू डेल्टा यू के साथ बनाई थी, और इक्वेशन नंबर 4 ये हमारे पास, अब इन दोनों को हम जमा कर देते हैं। जब अब ऐड करेंगे तो अब एडिशन में देखें ना तो आपके पास ये डेल्टा यू है और ये डेल्टा यू है, तो डेल्टा यू और डेल्टा यू इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो एफ प्राइम यू ओवर एफ यू प्लस एक्स यू, ये एक शक्ल बनेगी डेल्टा यू बाय। इसी तरह डेल्टा वी के साथ भी कॉमन ले लेंगे, डेल्टा डब्ल्यू भी कॉमन हो जाएगा, तो ये आपके पास इसकी शक्ल बन जाती है। ठीक हो गई? इसे आप इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें। अच्छा, अब इसमें हम कहते हैं कि जब एक तीन टर्म्स हैं, यानी ये एक टर्म, ये सेकंड एफ डेल्टा वी वाली, थर्ड डेल्टा डब्ल्यू वाली, और तीनों प्लस के साथ हैं और आंसर इनका जीरो है, तो जीरो होने का मतलब ये है, अगर तो ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो आप कहते हैं कि इन तीनों में से कोई एक भी जीरो होगा तो वो जीरो के बराबर, तो फिर हम देखते हैं कौन जीरो है। लेकिन अब यहाँ पे तीनों प्लस हो रही है, तो प्लस के साथ अगर जीरो आया तो इसका मतलब हर एक टर्म का जीरो होना जरूरी है। यानी ये डेल्टा डब्ल्यू वाली अलग जीरो हो, डेल्टा वी वाली अलग जीरो हो, डेल्टा यू में से कोई टर्म अलग से जीरो हो, तो फिर तीनों जीरो इकट्ठे हो के आंसर जीरो के बराबर आएगा, वैसे जीरो के बराबर नहीं आता। तो इसके लिए फिर हम कहते हैं कि अब इसका मतलब ये कि ये वाली जो डेल्टा यू, या तो डेल्टा यू जीरो है या ये ब्रैकेट में जो टर्म है वो वाली जीरो है। अब डेल्टा यू का हम कहते हैं कि सर वो तो जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं जीरो हो सकता? कि वो तो हमने खुद पीछे उसकी रेंज कंसीडर की थी कि वो चेंज हो रहे हैं रैंडम मोशन की वजह से, लेकिन ओवरऑल जो सी है वो कांस्टेंट रह रहा है। ठीक हो गया?
तो इसलिए हमने कहा कि भाई ये वाली जो टर्म है ना डेल्टा वाली, ये जू या डेल्टा वी या डेल्टा डब्ल्यू, ये जीरो नहीं हो सकती। बाकी ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है, ये वाली टर्म जीरो हो सकती। तो उसमें हम फिर कहते हैं, जैसे ये नीचे लिखा पर एफ प्राइम यू ओवर एफ यू प्लस एक्स यू इज इक्वल टू जीरो। एक्स यू इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एफ प्राइम यू का मैंने आपको बताया था कि ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ यू, ठीक है, डी एफ यू आ जाएगा ना। और किसके रिस्पेक्ट से है, डी यू के रिस्पेक्ट से है ना, यू के डेरिवेटिव डी ओवर डी यू और एफ यू का डेरिवेटिव, उन्हीं को उन्होंने सिंपल किया, इस फॉर्म में लिखा है ये वाली चीज ही, कि वन ओवर एफ यू को अलग कर लिया है और एफ प्राइम यू की जगह ये डी एफ यू ओवर डी यू लिख दिया और प्लस एक्स यू इज इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, या वो माइनस एक्स यू होना चाहिए, जो हमने पहले माइनस कर लिया था, वही वाली क्वेश्चन है। अच्छा, इसी तरह v वाला, इसी तरह w वाला भी किया जा सकता है। पहले हम x वाले को, ये u वाले को हल कर लेते हैं, सेम उसी तरह का आंसर v और w का भी आ जाएगा। तो u वाले को हमने ले लिया है माइनस के साथ, ठीक हो गया, जिसको हम ये du में कन्वर्ट कर चुके हैं ना, डेरिवेटिव उसका। अब इसको चेंज कैसे किया है कि ये जो du है इसका लेफ्ट साइड पे, उसको दूसरी साइड पे एक्स यू के साथ लिख दिया du को, बाकी टर्म इधर ही है, ठीक हो गई। अच्छा, अब इसमें इंटीग्रेशन, दोनों साइडों पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। एक सवाल आता है कि इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं। तो हम कहते हैं इंटीग्रेशन का असल मकसद ये होता है कि इक्वेशन की ऐसी शक्ल लेके आना कि उसमें से हम कुछ की वैल्यूज पुट करें तो कुछ ना कुछ आंसर हमारे पास निकल आए। क्योंकि ये देखें ना, ये डी एफ यू में अब मैं क्या वैल्यू पुट करूं, ठीक है, या डी यू में क्या पुट करूं। तो लेकिन जब ये, जैसे ये नीचे की इक्वेशन आपको नजर आ रही है, इसमें अब ए एक वैल्यू है, एक्स है, यू है, एफ यू एक वैल्यू नजर आ रही है ना, इनकी वैल्यूज एक एक वैल्यू पुट करेंगे तो किसी न किसी के आंसर जो आप इनमें से किसी का निकालना चाहे वो निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इंटीग्रेशन इसकी ली, ताकि ये डेरिवेटिव वाली जो शक्ल है वो खत्म की जा सके। अच्छा, इंटीग्रेशन में ये जो फर्स्ट आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, वो उसका आंसर बराबर आता है नेचुरल लॉग ऑफ एफ यू के। उसके बराबर कैसे आता है, इसके अंदर इंटीग्रेशन का एक रूल है, वो क्या है कि अगर आप ये लेफ्ट साइड पे आप देखिए लिखा हुआ है डी एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। कोई फैक्टर आपका एक्स जो है, जिस कोई हो फंक्शन हो जिसकी पावर जो है वो वन ही हो, वन पावर होनी चाहिए। तो वन पावर के साथ वो फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव उसके ऊपर मौजूद है, यानी एक्स नीचे फंक्शन है वन पावर के साथ और इसका डेरिवेटिव डी एक्स ऊपर मौजूद है। तो इसकी इंटीग्रेशन जब आप अप्लाई करेंगे इस तरह के फंक्शन की, तो वो नेच लॉग एक्स के बराबर आ जाएगा। कुछ यहाँ ऐसा ही यहाँ पे था कि एफ यू नीचे था और इसका डेरिवेटिव डी एफ यू पर मौजूद था, इसलिए ये नेचुरल लॉग ऑफ एफ यू आ जाएगा। और माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू डी यू, इसका क्या रोल है कि जैसे ये एग्जांपल दी है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स करके, तो इसमें रोल ये होता है कि अगर जिसकी पावर है, जैसे एक्स की पावर टू है, तो एक्स का डेरिवेटिव सामने मौजूद होना जरूरी है। तो एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स भी मौजूद है सामने। तो हम क्या करते हैं कि वो जो पावर होती है उसमें एक प्लस कर लेना और सारे की सारी पावर को वैसे ही नीचे भी लिख लेना है। जैसे टू प्लस वन था तो पूरे का पूरा टू प्लस वन नीचे भी लिख लिया, प्लस सी, सी से मुराद इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, कि जब भी इंटीग्रेशन अप्लाई हो तो साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो ये प्लस सी जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया हुआ, तो एक्स क्यूब बना ओवर थ्री, टू प्लस वन थ्री बना, एक्स क्यूब ओवर थ्री प्लस सी आपके पास आ जाए। अच्छा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की भी एक लॉजिक बनती है इस तरह कि ये लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर बराबर आना आएगा ना, लेफ्ट और राइट का। लेकिन बाज दफा वो जो आपका थ्योरेटिकल और आंसर जो है वो एक्सपेरिमेंटल आंसर की इक्वल नहीं आता। तो फिर हम कहते हैं इसका मतलब है कुछ ना कुछ फर्क है। तो जो फर्क होता है वो सी होता है। तो सी की वैल्यू फिर हम उसका निकालने का भी एक तरीका है। तो वो हम उस तरीके से सी की वैल्यू निकाल के उसमें जमा करेंगे तो फिर आपका थ्योरेटिकल निकला हुआ आंसर एक्सपेरिमेंटल के बराबर ही आ जाता है। ठीक हो गई। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही किया है कि ये माइनस एक्स यू डी यू, यू की पावर वन थी तो वन प्लस वन टू हो जाएगा और वही टू नीचे भी आ जाएगा। तो ये माइनस एक्स यू स्केयर ओवर टू प्लस सी,
इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी था, इन्होंने सी की वैल्यू निकाली है कि वो नेचुरल लॉग ए के बराबर होता है, तो वो इन्होंने रख दी। निकाली कैसे है, जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है कि पहले यही था -x u² / 2 + c आया, c इंटीग्रेशन कांस्टेंट था, उसको खत्म, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने कहा अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की, वो क्या होती है कि जब रिएक्शन शुरू हुआ था या किसी काम का स्टार्ट था, बाउंड्री थी, उस वक्त क्या सिचुएशन थी ना, उसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एट रेस्ट यू, कि अब हम तो मालिक्यूल्स की वेलोसिटी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि जब मालिक्यूल रेस्ट पे होगा तब उसकी यू की वैल्यू 0 होगी और एफ यू कंपोनेंट जो है वो ए के बराबर होंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप पुट कर दें, एफ यू की जगह ए आ जाएगा और इस यू की जगह 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी और सी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए के बराबर आ जाएगा। उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट की है और ये वाली इक्वेशन हमारे सामने आ जाती है। अच्छा, अब हमने क्या किया है कि जब इसमें नेचुरल लॉग आपका ए आंसर सी के साथ आ गया फाइनल इक्वेशन में, तो इधर भी नेचुरल लॉग है, इधर भी नेचुरल लॉग है, तो इस नेचुरल लॉग को इधर ले आए, माइनस कर लें, फिर नेचुरल लॉग इकट्ठे करें तो माइनस में आपको पता है इकट्ठे करें तो वो माइनस वाला नीचे डिवाइड हो जाता है, तो ये नेचुरल लॉग की फॉर्म आ जाती है। अब अगर मैं एंटी नेचुरल लॉग लूँ लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो लेफ्ट साइड का नेचुरल लॉग तो खत्म हो जाएगा और राइट साइड पे जितनी भी टर्म्स है वो सारी ई की पावर में बन जाएंगी। ई की पावर में आने का क्या मतलब है, इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। नेचुरल लॉग तो आपको पता है ना, वो लॉग होता है जिसकी बेस जो है वो ई होती है। इस नेचुरल लॉग जो है इसकी जो बेस है वो ई ही है। ठीक हो गई। और लेकिन ये जो आपका आम लॉग होता है उसकी बेस 10 होती है। अब मैं लॉग के हिसाब से बात कर, जैसे लॉग 100 इज इक्वल टू 2 होता है। आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप कहते हैं सर 100 को जो लिख सकते हैं हम 10 की पावर 2, 2 लॉग में पावर नीचे आ जाती है, 2 नीचे आएगा तो लॉग 2 लॉग 10 हो जाएगा, लॉग 10 1 के बराबर होता है, तो 2 इंटू 1 2 के बराबर आ गया। ठीक हो गया। अब ये एक तो ये हो गया कि लॉग 100 जो है वो 2 के बराबर है, ये इस शक्ल में लिख लिया। अगर मैं इसको एंटी लॉग लूं, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग और लिया लॉग 100 का, तो लॉग एंटी लॉग काट के इधर सिर्फ 100 रह गया। और जो राइट साइड है उधर एंटी लॉग ऑफ 2 लिया तो वो बन गया 10 की पावर 2। ठीक है, यानी इस लॉग की जो बेस थी ना 10, उस 10 की पावर, ये राइट साइड पे जो कुछ भी था वो उस 10 की पावर बन के लिख दिया। तो इस वक्त तो 100 और लेफ्ट राइट आपको नजर आ रहे हैं कि वो दोनों बराबर ही हैं। तो ये वैसे ही किया है कि नेचुरल लॉग का जब एंटी नेचुरल लॉग लिया, वो लेफ्ट साइड पे खत्म हो गया और चूंकि उसकी बेस ई थी, तो राइट साइड सारी की सारी उसकी बेस ई की पावर बन के आ जाती है। ठीक हो गया। और यहां से हम एफ यू इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर -x u² / 2 हो जाएगा। अच्छा, अपनी आसानी के लिए हम इस x/2 जो फैक्टर है ना उसको सिंपलीफाई करके सिर्फ 1/α² से कर लेते हैं। ये अल्फा से क्यों चेंज कर रहे हैं कि आगे हमने इंटीग्रेशन वगैरह अप्लाई करनी है, इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो उसमें ये α² जो है ना इस फॉर्म में होना वो ज्यादा आपके लिए फिजिबल है, या उसकी हम वैल्यूज वगैरह निकालनी हमारे लिए आसान हो जाती है। इसलिए इस x/2 फैक्टर को हमने 1/α² से चेंज कर दिया। तो हमारे पास अब जो नई शक्ल बनेगी इसकी, जो एफ यू ए था ई की पावर -x u² / 2 था, तो वो x रिप्लेस होके तो अब नई शक्ल आई ए ई की पावर -u²/α²। इसे क्वेश्चन नंबर 6 कह लें। ये u के साथ है, इसी तरह v² के साथ, इसी तरह w² के साथ तीन इक्वेशन आपकी बन जाएंगी। इन तीनों की वैल्यूज उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख दें। इक्वेशन नंबर 2 हमने शुरू में लिखी थी, प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन, तो एफ यू एफ बी और एफ डब्ल्यू तीनों की वैल्यूज वहां से उठा के यहाँ रख लेंगे, तो आपके पास ये वाली फॉर्मेट आ जाएगा। इसमें ए जो 3 है वो तो a³ हो जाएगा, और बाकी ई की जो पावर्स हैं, ई भी तीनों इकट्ठे कर दिए तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो गई, उनमें 1/α² तो कॉमन हो जाएगा, बाकी u² + v² + w² ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा जो c² के बराबर होता है। तो आपके पास ये इक्वेशन शक्ल बन जाएगी फाइनल, के प्रोबेबिलिटी जो है वो इज इक्वल टू a³ और ई की पावर -c² / α² और साथ डी यू डी वी और डी डब्ल्यू आ जाएगा, जिससे हमने इक्वेशन नंबर 9 का
नाम दिया हुआ है। अब हम तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे थे। अब प्रोबेबिलिटी के लिए इसमें दो फैक्टर रह गए हैं जिनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, एक ए फैक्टर, ए कांस्टेंट जो है वो, और एक अल्फा कांस्टेंट जो मैं लेके आया हूँ ये दो जो हैं, इन दो की वैल्यूज अब मुझे फाइंड करनी कि ये किसके बराबर होते हैं, और उनकी वैल्यूज पुट की जाएंगी, और फिर जाके हमारे पास फाइनल जो शक्ल आएगी वो अ, हमारी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक हो गई। तो इसमें हम चलते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गए। उसके बाद पहले हम फाइंड करते हैं ए, जो ए कांस्टेंट उसकी वैल्यू। तो ए कांस्टेंट के लिए ये सारा हमने जो है ना वो फर्ज किया है। फर्ज क्या किया है कि हम कहते हैं कि जब जो वेलोसिटी कंपोनेंट हैं वो हमारे उनकी वैल्यूज जो हैं वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक हो सकती हैं। ठीक हो गया। तो इस वजह से फिर इसी वेलोसिटी की रेंज, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की जो रेंज बन रही है, इस रेंज के अंदर उस कंपोनेंट जो मेरा है उसके पाए जाने के चांसेस कितने हैं। तो वो हम लिखते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आप जा रहे हैं तो एफ यू इंटू डी यू इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है, ये वाली इक्वेशन इसी शक्ल की आपने वो पढ़ी होगी, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी आती है। ये 1 का मतलब होता है मैक्सिमम चांस, है ना। यानी इसका मतलब है कि मैक्सिमम चांस फॉर फाइंडिंग द कंपोनेंट इन द रेंज की, इस रेंज जो आपने डिफाइन की है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इस रेंज के अंदर कंपोनेंट के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम हैं। इस वजह से ये 1 के बराबर उसको हम रख लेते हैं। इसमें आप एफ यू की जो वैल्यू आपने अभी निकाली थी ये इक्वेशन से, एफ यू ए इंटू ई की पावर माइनस यू स्केयर अल्फा स्केयर, ये वाली वैल्यू पुट कर लें तो ये वाली शक्ल आ जाएगी। अब यहाँ पे ए तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से, पीछे रह जाएगा ई की पावर माइनस यू स्केयर अल्फा स्केयर और डी यू। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है अल्फा इंटू पाई अंडर रूट। तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दें, ए इंटू अल्फा इंटू पाई अंडर रूट, तो इज इक्वल टू 1। यहाँ से ए की वैल्यू हम निकालें, ये आ गई। और ए क्यूब की वैल्यू, क्यूब इसलिए निकाला कि वो जो इक्वेशन आपकी है 9, उसमें ए क्यूब था, तो ए क्यूब की वैल्यू हमने निकाली, इसकी वैल्यू वहां पुट कर दी है, तो हमारे पास फाइनल जो है वो ये इसकी प्रोबेबिलिटी की एक शक्ल आ जाती जिसे हम इस वक्त इक्वेशन नंबर 11 का नाम दे रहे हैं। अच्छा, अब ये इसके साथ ये जो कंपोनेंट है डी यू डी वी डी डब्ल्यू, जो हमने पीछे बात की, अलोंग एक्स एक्सिस को डी यू, यू कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस का वी, अलोंग जेड एक्सिस का डब्ल्यू। तो यू वी डब्ल्यू जो है वो आपके कार्टिशियन, इसे हम बोलते हैं ना कार्टिशियन कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड एक्सिस ना। तो ये कार्टिशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जो हमें लेंथ्स वगैरह बता सकते हैं, लेकिन ये एंगल्स को मेंशन नहीं करते, क्योंकि हमारी बात हो रही है मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के हवाले से, और वो चारों तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो एक सफियर लाइक स्ट्रक्चर जो गोल सा होता है, इस तरह की अगर सेंटर में ओरिजिन हो तो चारों तरफ उसकी मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की चल रही होती है। तो इस वजह से वो एक सफेरिकल या सफेयर की तरह आपको नजर आता है। अच्छा, उसमें हम कहते हैं कि भाई वो जो सफेयर की तरह आपका जो है वो मालिक्यूल उसका, गैस के मालिक्यूल्स का जो हमने वो एक सिस्टम या एक बॉक्स कह लें, जो वेसल है जिसके अंदर हम सफेरिकल उसकी अरेंजमेंट को कंसीडर कर रहे हैं चारों तरफ ना, तो वहां पे एंगल्स भी मेंशन होने चाहिए। तो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं ये एंगल्स को मेंशन नहीं करते, एंगल्स को कंसीडर नहीं करते, तो इसलिए फिर हमने कहा इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ बदल लेना चाहिए। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, वो आपके एंगल्स वगैरह को कंसीडर करते हैं। ठीक हो गई। जैसे ये नीचे इसने शो किया हुआ है आपका कि ये सी है, सी का कह लें वो वेक्टर बनाया हुआ है, और ये आगे डी सी स्मॉल चेंज, तो सी, सी यहाँ तक सी है, और यहाँ तक सी प्लस डी सी है, तो ये एक रेंज बनी पड़ी ना, सी और सी प्लस डी सी। तो अच्छा, इसका इस वेक्टर का आप प्रोजेक्शन लें, साया लें, तो नीचे यहाँ पे पड़ रहा है जो ओरिजिन से उसका ये वाला लाइन उसको टच कर रही है। अब इसके प्रोजेक्शन की जो लाइन है उसका एंगल जो बन रहा है अपने इस एक्सेस के यू कंपोनेंट के साथ, एक्स एक्सिस के साथ,
तो उसको उस एंगल को हम नाम देते हैं फाई का। और इसी सी वेक्टर, अपने असल सी वेक्टर का डब्ल्यू कंपोनेंट के साथ जो इसका एंगल बन रहा है उसे हम एंगल थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक हो गया। तो ये थीटा और फाई ये दो चीजें हैं जो एंगल्स की शक्ल में आ जाती हैं। अब देखो ना, फाई का मतलब क्या है कि यहां से शुरू हो रहा है, जैसे जैसे ये सी वाला ऐसे चारों तरफ मूव करता रहेगा सफियर में, ये फाई की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और घूमते घूमते वहां तक 360 तक चली जाएगी। जीरो से शुरू होगी और 360 तक चली जाएगी। इसी तरह ये जो थीटा है, ये वाला सी जितना इस हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल एक्सिस डब्ल्यू है इसके करीब होगा तो थीटा की वैल्यू जीरो है। जैसे जैसे ये इससे दूर होता जा रहा है थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, और ये बढ़ते 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 बिल्कुल इसके अपोजिट यानी 180 तक मैक्सिमम जा सकती है। ठीक होगा। 180 के बाद तो फिर यहीं से शुरू हो जाए ना, इस साइड से ऐसे फिर एंगल वो जीरो से शुरू होकर फिर दूसरी साइड 180 तक चला है। यानी थीटा की वैल्यू जीरो से 180 तक, जीरो से पाई के दरमियान चलती है, और फाई की वैल्यू जो है वो जीरो से 360 डिग्री या जीरो से 2 पाई की जो रेंज है उसमें ये चल रहा होता है। थीटा और फाई ये दो एंगल्स इसने यूज करता है पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है ना। तो इसलिए हम कार्टेशियन को पोलर से बदल दें अगर, तो फिर डी यू डी वी डी डब्ल्यू बराबर होते हैं सी स्केर डी सी साइन थीटा डी थीटा और डी फाइव। ये इसने कुछ हिंट भी दिए हुए हैं कि ये जो आपका ऊपर वाला पॉइंट है जो डिश में, तो वो सी थी डी थीटा है, और नीचे प्रोजेक्शन का जो कॉर्नर बनता है ये वाला पॉइंट जो है वो सी साइन थीटा डी फाइव है। ठीक हो गई। और अच्छा, ये सी साइन थीटा कहाँ से आ रहा है? जैसे ये वाला सी साइन थीटा बिल्कुल वैसे ही है कि ये थीटा था आपका, और एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर का जब आप रिलेशनशिप हाइपोटेन्यूज के साथ निकालते हैं, ठीक हो गया, तो ये उसका साइन थीटा कंपोनेंट कहलाता है। और ये वाला जो है अलोंग एक्स एक्स यानी इस वर्टिकल जो यहाँ पे ये एंगल के सामने वाला तो साइन थीटा, और एंगल के साथ वाली जो लाइन होती है वो cos थीटा कहला रही होती है। ठीक हो। तो यहाँ पे हम ये वाला थी साइन थीटा यही वाला है जो यूज हो रहा है। ठीक है। और यहाँ जब फाई की बात आई तो डी फाई स्मॉल चेंज इन फाई जो उसको शो लिया गया, तो हमारे पास एक आ जाता है ये सी। अच्छा, इसमें ना भी उन्होंने एक डिवीजन हम कर सकते हैं इस तरह की कि भाई ये जो डी यू है वो बराबर है सी साइन थीटा डी फाई के, और डी वी बराबर है डी सी के, और डी डब्ल्यू बराबर है सी डी थीटा के। तो तीनों की वैल्यूज पुट करके जब हम लिखते हैं तो वो इसके टोटल इसके बराबर आ जाती है इक्वेशन नंबर 12 जो लिखी हुई है। तो 12 की फिर वैल्यू जब हम 11 में पुट करते हैं तो हमारे पास फाइनल शक्ल ये बन जाती है जिसे हमने इक्वेशन नंबर 13 का नाम दिया हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ये 13 हमें इंफॉर्मेशन वैसे क्या दे रही है? ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही है प्रोबेबिलिटी के बारे में फॉर वेलोसिटी बिटवीन सी एंड सी प्लस डी सी, और थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा, एंड फाई एंड फाई प्लस डी फाई। इस रेंज में ये उसकी वैल्यूज जो है वो ये वाली इक्वेशन 13 जो है ना वो प्रोबेबिलिटी को शो कर रही है। ठीक, सी की भी रेंज है कि सी एंड सी प्लस डी सी, थीटा की भी रेंज है थीटा एंड थीटा प्लस डी डी थीटा, और फाई की भी रेंज है फाई एंड फाई प्लस डी फाइव। ठीक हो गई। ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये सी प्लस डी सी, थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा, और फाई एंड फाई प्लस डी फाई, इस रेंज के अंदर वो वेलोसिटी शो कर। अच्छा, हमने तो हासिल करने थे ना फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी का मतलब ये था तो मुख्तलिफ वेलोसिटी की जो रेंजेस है उसमें आने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है। ठीक हो गया। तो हमने तो उस चीज को कंसिडर करना था। तो उसके लिए फिर हम इसको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसमें चेंज करते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल में चेंज करने के लिए फिर हम कहते हैं कि चूंकि आपने वेलोसिटी तो सी एंड सी प्लस डी सी लेनी है, ठीक हो गई, और उसके लिए आपको फिर इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी किसकी? थीटा की करनी पड़ेगी जीरो से पाई के दरमियान, और फाई की करनी पड़ेगी जीरो से 2 पाई के दरमियान। ठीक हो गए। तो फिर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स निकाल देगा, फाइंड कर देगा।
तो उसमें हम ये करते हैं, ये आपके सामने जो इक्वेशन है, डी एन सी ओवर एन, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू ए बी सी, ये जो इक्वेशन थी ये वाली, इसकी जगह तो आ गया डी एन सी ओवर एन, जो फ्रैक्शन ऑफ मालिक्यूल्स, फ्रैक्शन कहते हैं ना रेशो, कि ये टोटल मालिक्यूल्स हैं, उनमें से कितने मालिक्यूल्स हैं जो सी वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं। सी से मुराद वो जो रेंज है, सी एंड सी प्लस डी सी वाली जो रेंज है। ए की वैल्यू हम पहले ही पुट कर चुके थे, ठीक हो गई। और बाकी अब वो जो ये वाली सारी वैल्यूज वैसे की वैसी पड़ी हुई है, ये वाली सिर्फ साइन थीटा डी थीटा की रेंज और डी फाई, इन दो की रेंजेस हमने इंटीग्रेट किया है, 0 से पाई और 0 से 2 पाई। इसको सॉल्व भी यहाँ किया हुआ है कि साइन थीटा डी थीटा 2 के बराबर आता है। वो कैसे आता है कि ये 0 से साइन थीटा का इंटीग्रेशन लें तो वो माइनस कास थीटा के बराबर होता है, और पाई और जीरो वैसे के वैसे आ जाते हैं। तो जब आप लिमिट्स पुट करते हैं तो ऊपर वाली लिमिट को पहले रखा गया है, माइनस फार्मूले का है, और फिर नीचे वाली लिमिट को लगाया गया है। कास पाई -1 होता है, माइनस ये फार्मूले वाला, और कास जीरो जो है वो 1 होता है। तो ये -2 हो गया, और बाहर माइनस पहले से था, उसने इसको प्लस बना दिया, तो ये 2 के बराबर आता है। और डी फाइव वाले को इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन और डी जो है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और पीछे सिर्फ फाइव बच जाता है, ये जैसे लिखा हुआ है। 5 2 पाई और जीरो की रेंज है, तो पहले 2 पाई पुट करते हैं, -0 पुट करते हैं, तो आंसर हमारा 2 पाई के ही आ जाता है, इक्वल आ जाता है। इस तरह ये दोनों वैल्यूज निकाली, इन दोनों की वैल्यूज पुट की हैं, 2 और 2 पाई, तो वो मिलके 4 पाई हो गए। और बाकी सारा फैक्टर आपका वैसे ही है जिसे क्वेश्चन नंबर 14 का नाम दिया गया। ठीक हो गई। अब ये हमने बात कर ली है, इसमें ए के हिसाब से भी हो गई, और हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को भी पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लिया। अब रह गया इसमें अल्फा, जो दूसरा कांस्टेंट था, अल्फा की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। उसके लिए हम एवरेज जो स्केयर वेलोसिटी है उसका सहारा लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी जो है, या मीन स्केयर वेलोसिटी, वो बराबर होती है सारे मालिक्यूल्स की स्केयर वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। इसको इंटीग्रेशन की सिंबल में भी ऐसे लिखा जा सकता है। आपको पता है इंटीग्रेशन का सिंबल का लफ्जी मतलब तो समेशन ही होता है ना, सम अप कर देना। तो ये समेशन कर रहा है, जमा कर रहा है, किसको कर रहा है, उन सारी वेलोसिटीज को जो 0 से इन्फिनिटी की रेंज में है, और वो है क्या, सी स्केयर की शक्ल में, उन सारों का स्केयर ले रहा है, और टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल से डिवाइड भी कर रहा है। और डी एन सी वो मालिक्यूल जो हैं जो सी स्केयर वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं 0 से इन्फिनिटी की रेंज में। यानी एक किस्म का ये C1 2 3 4 सारे जो वेलोसिटीज थी मुख्तलिफ, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, उन सारों को ये डीएनसी क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, और एन टोटल से हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज निकल आती है। अब यहाँ पे डीएनसी और एन जो है, ये ऊपर इक्वेशन नंबर 14 में उसी की इक्वेशन बनी, ये सारी की सारी उठा के आप यहाँ रख दें, तो ये कांस्टेंट्स तो बाहर आ जाएंगे, पीछे सिर्फ वेरिएबल रह जाएगा, ई की पावर माइनस सी स्क्वायर और अल्फा, और सी की पावर 4 बन जाएगी, क्योंकि सी स्केयर यहाँ 14 के पास भी है, वो भी इधर आया, और यहाँ सी स्केयर पहले से भी मौजूद था, दोनों इकट्ठे होके C4DC हो जाएगा। ठीक हो गई। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ये C4 पावर के साथ जो है, तो वो हमारे पास बराबर होता है 3/8 पाई 1/2 अल्फा 5 के बराबर। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसी जगह पे। ठीक हो गई। इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व ये सिंपल सही है कि अल्फा क्यूब जो है, अल्फा 5 में से 3 को काट देगा, 2 बच जाएंगे, और इधर से पाई 1/2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, और 4 8 को काट के 2 कर देगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा 3/2 अल्फा स्केयर। और अल्फा स्केयर की वैल्यू 2 C⁻² / 3 के बराबर आ जाएगी, जिसे आप इक्वेशन नंबर 15 का नाम दे दें। अब एवरेज स्केयर वेलोसिटी जो है वो तो बराबर होती है ना, ये इस काइनेटिक गैस इक्वेशन जो है इससे लिया है एवरेज स्केयर वेलोसिटी को 3 PV/mn के। फिर हम कह रहे हैं कि जब नंबर ऑफ मोल 1 होगा तो PV/RT के बराबर हो जाएगा, और नंबर ऑफ मालिक्यूल एवोगैड्रो के बराबर हो जाएंगे। तो PV की जगह RT पुट कर दिया, N की जगह Na पुट कर दिया, तो ये एवरेज स्केयर वेलोसिटी जो है वो इसके बराबर आ जाएगी। इसे इक्वेशन नंबर आप 16 कह लें। इस 16 की वैल्यू हम पुट करते हैं 15 के अंदर, यहाँ पे से C बार जो स्केयर है वहां पे 16 की वैल्यू पुट करें, तो ये वाली शक्ल हमारे पास आ जाती है। इसको और जरा सिंपल कर लें।
सिंपल इस तरह के 3 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 2RT/m बच गया, और R/n, आर डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर जो है ये बराबर होता है के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, तो ये 2kT/m आ जाएगा आपका। तो अल्फा स्केयर इसके बराबर आ जाता है 2kT/m के। तो अल्फा स्केयर की वैल्यू ये 2kT/m ये डायरेक्ट पुट कर लें कहाँ पे, जो आपकी इक्वेशन नंबर थी ना आपकी 14, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, और क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है ये वाली ना। तो इसके अंदर अल्फा स्केयर की जगह वो वैल्यू आ जाएगी, और जहाँ अल्फा क्यूब है तो वहाँ हम पहले अल्फा कर लेंगे, और फिर वो अल्फा करेंगे तो वो अंडर रूट हो जाएगा 1/2, और फिर वो 3 की पावर के साथ 3/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो उसकी शक्ल ये आपके पास इस तरह की आ जाती है, m/2 kT 3/2 हो गया, और यहाँ पे भी ये m/2 kT जो अल्फा स्केयर था उसकी वैल्यू आ जाती है, साथ सी स्केयर डी सी है। अच्छा, ये हमारे पास एक सिंपल सी फॉर्म बनती है, ये पाई 3/2 किसी के साथ मिला लेते हैं, एक ही ब्रैकेट में इकट्ठे कर देते हैं, पीछे 4 पाई रह जाएगा, m/2 पाई kT की पावर ये, बाकी सब वैसे ही आ जाएगा। इसी में से अगर आप डी सी को इधर ले आए, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ, तो ये DNC/DC 1/n के साथ बन जाएगा, ये एक फाइनल शक्ल बनेगी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ। इसी को जनरल गैस कांस्टेंट जो है उससे भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसी इसी को यूज करते हुए R/na वाला ना, तो K की जगह R/na लगा देंगे, तो ये शक्ल बन जाएगी। या उसको दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ Na से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी कर दें, ऊपर Na तो स्मॉल m से मिलके कैपिटल M बन जाएगा, और मालिकुलर मास हो जाएगी ना, M से मुराद एक मालिक्यूल की मास है, Na से मुराद एवोगाड्रो नंबर, जो एक मोल के अंदर नंबर ऑफ मालिक्यूल होते हैं वो, तो मल्टीप्लाई होके पूरी एक मोल की मास जिसे मोलर मास ही हम कहते हैं, तो कैपिटल M ये आ जाएगा। और आपके पास ये जो के और Na है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, Na इधर आके के साथ मल्टीप्लाई होगा तो R के बराबर, तो इसकी जगह R आ जाएगा जनरल गैस कांस्टेंट। तो ये दो मुख्तलिफ फॉर्म्स बन जाती हैं आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज की शक्ल में। ठीक हो गई। तो यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वैसे पेपर के हवाले से बहुत ज्यादा ही लॉन्ग है, चांस कम ही है। हाँ, इसके पार्ट्स किए जा सकते हैं कि वो अल्फा की वैल्यू सिर्फ क्या है या ए की वैल्यू क्या है, इस तरह करके लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और लास्ट में इसका एक डिफेक्ट जो हमने शुरू में भी बात की थी, कि इसने कहा था कि U V W जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो हमने कहा था ये ठीक है, लेकिन जब आप वेरी लो टेम्परेचर पे, ये लिखा ना वेरी लो टेम्परेचर पे आएंगे, तो वहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, यानी मॉलिक्यूल्स करीब करीब हो जाते हैं, तो उस वक्त फिर उनके कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट नहीं रहते। ठीक हो गए। तो यहाँ तक ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज वाली ना दो फॉर्म्स मुकम्मल हो जाती हैं।